तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिकल साइंस का थर्मल एक्सपेंशन वाला जो चैप्टर है उसका गैसों में प्रसार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस में प्रसार, द्रवों में प्रसार। आज हम पढ़ रहे हैं गैसों में प्रसार, एक्सपेंशन इन गैसेस। तो एक्सपेंशन इन गैसेस पढ़ने से पहले हमें जानना होगा जो हमने इसके पहले के अभ्यास में जाना हुआ था गैसों के आचरण में, चार्ल्स लॉ या प्रेशर लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली किसी शुष्क गैस के तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी किए जाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का जो आयतन होता है उसका 1/273वां भाग क्रमशः बढ़ या घट जाता है। ये हमने जाना था चार्ल्स के नियम में, या इसको अगर इंग्लिश में कहें तो हम क्या कहेंगे? व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 part of its volume at 0 degree Celsius for each degree Celsius rise or fall in temperature। तो हमने ये क्या किया? अब मान लेते हैं कि V0 मान लेते हैं एक फिक्स्ड मास M है। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T0 पे जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब आयतन हम मान लेते हैं V0, ठीक है? तब आयतन मान लेते हैं V0 और वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर राइज होगा यहाँ से नेक्स्ट T1 यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब राइज होगा तब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ लिखेंगे V1, उसका टेम्परेचर, आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा एट 1 डिग्री टेम्परेचर पे जब उसका इंक्रीज होगा तो V1 क्या होगा? V0 जो इनिशियल था उससे कितना बढ़ेगा? V0 बाय 273, इनिशियल वॉल्यूम का 273 पार्ट बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं V0 1 प्लस 1/273। यही टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर T2 2 डिग्री होगा, जब T2 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम क्या लिखेंगे? V2 लिखेंगे V0 प्लस 2V0 बाय 273। तो यहाँ से V0 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2/273 आएगा। तो उसी प्रकार से VT, जब टेम्परेचर VT था या होगा, अननोन टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर VT, वहाँ पे हम लिख सकते हैं V0 1 प्लस T/273। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। अब T क्या है? ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर यही टेम्परेचर डिक्रीज होता तो यहाँ क्या आता? यहाँ माइनस आ जाता, तब यहाँ आ जाता माइनस। ठीक, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता, 1 डिग्री करके डिक्रीज होता तब यहाँ माइनस आता। अब हम अगर इंक्रीज के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, 1 प्लस T/273। ठीक, तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। अब सेम प्रेशर लॉ में क्या था? सेम प्रेशर लॉ में क्या था? अगर स्थिर दबाव, यहाँ पे स्थिर दबाव था, लेकिन अगर हम कहें स्थिर आयतन पर, अगर स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस, शुष्क गैस के तापक्रम में अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी किए जाने पर उसका दबाव 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का जो दबाव होता है उसका 1/273वां भाग क्रमशः बढ़ या घट जाता है। सेम लॉ है, सेम चार्ल्स लॉ जैसी प्रेशर लॉ है, लेकिन क्या है? वॉल्यूम की जगह क्या किया गया है? वॉल्यूम की जगह प्रेशर है। यहाँ पे चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट था? चार्ल्स लॉ में प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में जो है प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर लॉ में कौन है? प्रेशर लॉ में जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट माना गया। ठीक, फिक्स्ड मास ऑफ गैस M है, तो यहाँ पे भी प्रेशर लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं, सेम लॉ होगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर लॉ के हिसाब से PT इक्वल टू P0 1 प्लस T/273। ठीक, 1 प्लस T/273। सेम इसी तरह से डिराइव करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा चार्ल्स लॉ जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, और ये है प्रेशर लॉ जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इन दो लॉज को हम अच्छे से देख लें, क्योंकि इन दो लॉ का इस्तेमाल करके हम गैसों के प्रसार के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हमें इन दो लॉ का इस्तेमाल होगा। तो गैसों के प्रसार में हम क्या जानेंगे? जैसे कि हमने ठोस में जाना था कि ठोस में अगर ऊष्मा प्रदान करने पर उसका प्रसार होता है। ठोस का प्रसार तीनों प्रकार का होता है, लेंथ वाइज भी होता है, एरिया वाइज भी होता है और वॉल्यूम वाइज भी होता है।
उसके बाद हमने लिक्विड जाना, लिक्विड के हमने जाना कि लिक्विड का प्रसार खाली आयतन में होता है, यानी वॉल्यूम वाइज होता है, क्योंकि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो इसलिए ना ही उसका लेंथ है ना ही एरिया है, सिर्फ उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। उसी प्रकार से गैस में भी ना ही उसका कोई फिक्स शेप है, तो सिर्फ गैस में भी क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगा। तो गैस में क्या होता है, लेकिन ये भी हमने जाना था कि तरल का जो है उसका प्रसारण ठोस की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है, गैस का प्रसारण तरल की तुलना में और 100 गुना ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा प्रसारण अगर किसी का होता है ऊष्मा देने से, तो वो होता है गैस का। गैस का प्रसारण सबसे ज़्यादा है। तो हम जानते हैं गैसों का प्रसारण कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं गैसों के प्रसार में। दोनों फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं सेपरेटली। ये है चार्ल्स लॉ और ये है प्रेशर लॉ में Vt इक्वल टू V0 1 प्लस टी बाई 273 एंड Pt इक्वल टू P0 1 प्लस टी बाई 273। अब ये क्यों लिखा है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा इसका इस्तेमाल कहाँ पर, ठीक है। तो गैसों के प्रसार में जैसे कि इन दोनों फॉर्मूलाज में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज करने से। तो अपनी सुविधा के लिए, फॉर बेटर कैलकुलेशन और फॉर इजी कैलकुलेशन, हम लोग इन दोनों चेंजेस को, यानी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ प्रेशर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग, जब हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर चेंज विथ रिलेशन टू वॉल्यूम, तब हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे, और जब टेम्परेचर चेंज इन रिलेशन विथ प्रेशर, तब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों को फिक्स्ड रख के हम टेम्परेचर चेंज कभी भी नहीं कर सकते। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों को फिक्स्ड करके हम टेम्परेचर चेंज कभी भी नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक एक को लेकर ही हम लोग सोच रहे हैं। तो जब हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर जब कांस्टेंट करेंगे तब जो वॉल्यूम मिलेगा, तब जो प्रेशर जब कांस्टेंट करेंगे तब गैस का एक्सपैंड होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट हम लोग के बारे में सोचेंगे, तब क्या होगा, तब गैस में जो एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम का जो चेंज होगा, उस एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम का जो चेंज होगा, उस वॉल्यूम के चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, उस वॉल्यूम का चेंज हमने इसके पहले भी पढ़ा है। तब जब वॉल्यूम में चेंज होता है तो वॉल्यूम कोफिशिएंट रहता है, यानी वॉल्यूम का गुणांक निकलता है, आयतन गुणांक निकलता है। तब कांस्टेंट प्रेशर पे जो आयतन गुणांक निकलेगा, जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो आयतन गुणांक निकलेगा, उसे हम लोग चिन्हित करेंगे गामा पी। गामा पी, ये गामा पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो गुणांक, आयतन गुणांक निकलेगा, वो होगा गामा पी। क्लियर हुआ। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम मानेंगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तब जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जो दबाव गुणांक निकलेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब दबाव गुणांक निकलेगा, उसको हम लोग चिन्हित करते हैं गामा वी। गामा पी है कांस्टेंट प्रेशर पे और गामा वी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके गामा पी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जस्ट मान लेते हैं कि कोई भी गैस है, एक गैस मान लेते हैं जो इनिशियल टेम्परेचर, अब इनिशियल टेम्परेचर हम अपनी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। T1 मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और जब T1 0 डिग्री सेल्सियस था, तब वॉल्यूम जो था, तब किसी गैस का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं 0, V0। टेम्परेचर, जब इनिशियल टेम्परेचर T1 जब 0 डिग्री सेल्सियस है, तब इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V0। फिर जब टेम्परेचर चेंज हुआ, तब मान लेते हैं T2 जब T डिग्री सेल्सियस है, तब फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं V मान लेते हैं, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो हमने क्या माना, इसके पहले जब हमने सॉलिड पढ़ा था या इसके पहले लिक्विड पढ़ा था, तो हमने T1 इनिशियल टेम्परेचर T1 माना था और वॉल्यूम को माना था V1, और इनिशियल टेम्परेचर T2 माना था और वॉल्यूम को माना था V2। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग मान रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर को 0, तब इनिशियल वॉल्यूम को V0 माना, और फाइनल टेम्परेचर को T2 इक्वल टू T मानते हैं और वॉल्यूम को V मानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हें मालूम है आयतन में जो परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में जो चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा V माइनस V0। वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या होगा, V माइनस V0। वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वॉल्यूम V0 के साथ, और प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, T2 माइनस T1 असल में क्या होगा, T माइनस 0, और T माइनस 0 क्या होगा, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, T2 माइनस T1 होगा, और T2 माइनस T1 यहाँ पे T2 कितना है, T है, T2 है T, मैंने इसको अगर लिखेंगे तो होगा क्या, T माइनस 0, जो असल में T होगा,
ठीक, तो यहाँ इन दोनों को एक साथ क्या लिखेंगे, V माइनस V0 प्रोपोर्शनल टू V0 T। T2 माइनस T1 की जगह क्या होगा, T माइनस 0, और T माइनस 0 क्या होगा, T, तो V0 T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V माइनस V0 प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो स्थिरांक आएगा, और ये स्थिरांक हम कौन से कंडीशन में कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या आएगा, गामा P ये है V0, सॉरी यहाँ आएगा V0 T। अब इसको उधर ले जाते हैं तो V इक्वल टू V0 प्लस गामा P V0 T। V0 को अगर कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस गामा P T, ये निकला V। इस इक्वेशन को ध्यान से, इस इक्वेशन नंबर देते हैं नंबर 1, क्लियर हो, इस इक्वेशन का नंबर देते हैं नंबर 1। अब सॉरी, अब कंडीशन आते हैं इस पे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम यानी किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर चेंज करने पे हमने देखा प्रेशर चेंज होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर T1 जब 0 डिग्री सेल्सियस था, तब इनिशियल प्रेशर हम लोग मान लेते हैं P0। फाइनल टेम्परेचर T2 जब T डिग्री सेल्सियस है तब मान लेते हैं फाइनल प्रेशर इक्वल टू P, ठीक। तो प्रेशर चेंज कितना होगा, प्रेशर चेंज है तुम्हारा P माइनस P0, ये हुआ चेंज। ये स्थिरांक होगा किसके साथ, इनिशियल प्रेशर के साथ P0, और स्थिरांक होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस वही T2 माइनस T1। T2 का मान है T और T1 का मान है 0, तो यानी ये असल में क्या होगा, T है, यानी P माइनस P0 इज प्रोपोर्शनल टू P0 T, ठीक। P माइनस P0 प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, गामा V, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, P0 T। तो P इक्वल टू P0 प्लस गामा V P0 T। P इक्वल टू P0 कॉमन 1 प्लस गामा V T। इस इक्वेशन का ध्यान से देखो, इसे इक्वेशन देते हैं 2। अब इक्वेशन 1 के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करो और इक्वेशन 2 के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या मिल रहा है तुम्हें, देखो दोनों, यहाँ पे V0 है, यहाँ पे भी V0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, लेकिन यहाँ गामा P की जगह यहाँ 1/273 और यहाँ गामा V की जगह है 1/273, यानी दोनों केस में जब कंपेयर कर रहे हैं तो गामा P का मान भी 1/273 आ रहा है और गामा V का मान भी 1/273 ही आ रहा है कि नहीं, दोनों का मान आ रहा है 1/273, जो असल में कितना होगा 1/273 यानी 0.00366, यानी इन दोनों का मान जो होगा पॉइंट में आएगा 0.00366 पर डिग्री सेल्सियस। ये तो गामा V एंड गामा P यानी कोफिशिएंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों का मान सेम आ रहा है, दोनों का मान 1/273 यानी दोनों का मान सेम आ रहा है। यानी इसका मतलब ये कि गैसों के प्रसार, जब गैस का प्रसार होगा तब वॉल्यूम कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट में जो कोफिशिएंट निकल रहे हैं उसका मान अलग नहीं होगा, उसका मान सेम होगा। यानी हर गैस के लिए बोला जाए तो ये कोफिशिएंट होगा, एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन हमने इसके पहले सॉलिड एंड लिक्विड में देखा था, जहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो था, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो हर एक मेटल के लिए या हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग था, है कि नहीं। हर एक मेटल्स के लिए, हर एक लिक्विड के लिए कोफिशिएंट जो था अलग अलग, उसका मान अलग अलग था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी गैस हो, उसका गामा V एंड गामा P का मान दोनों का 1/273 आ रहा है। यानी चाहे वो कोई भी गैस हो, गामा V और गामा P यानी उसका कोफिशिएंट जो होगा उसका मान सेम होगा, चाहे वो प्रेशर कोफिशिएंट हो, वॉल्यूम कोफिशिएंट हो, दोनों का मान जो होगा सेम ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब गैसों के प्रसार के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो तुम लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में तुम जब साइकिल चला रहे हो, साइकिल में हवा कम हो गई है, तुमने जाके साइकिल में हवा भराया और हवा भराने के बाद मान लो तुमने साइकिल जो है धूप में ही रख दिया और कुछ देर बाद तुमने अनुभव किया हो कि नहीं, सुना तो ज़रूर होगा, कुछ देर बाद तुम्हें एहसास हुआ कि टायर फट गया।
तो कभी सोचा है कि ऐसा टायर अचानक से फट क्यों गया? तो गर्मी के दिनों में होता क्या है? गर्मी के दिनों में होता क्या है कि टायर के अंदर मान लो टायर का हिस्सा है, टायर के अंदर क्या है? हवा है, तुमने हवा भरा, अब इसके अंदर गैस है, गर्मी के कारण ऊष्मा लेके टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हुआ? गैस एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड करने के लिए उसे जगह तो चाहिए। इस टायर के ट्यूब के ऊपर तो एक मोटा रबड़ का एक और टायर है, अंदर तो ट्यूब है, ऊपर तो रबड़ की मोटी सी परत है, तो उसे एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक, तो एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलेगी, इससे क्या होगा? और लेकिन अगर धूप में तुमने रखा है तो ये गैस क्या होगा? ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और उसी के चक्कर में अगर तुम्हारे टायर में हल्का सा भी कहीं पे हल्का सा भी क्रैक अगर हो या हल्का सा भी कहीं लीकेज हो, तो उस लीकेज से क्या होगा? हवा तुरंत बाहर आने की कोशिश करेगी और टायर क्या होगा? फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। ठीक, दूसरा, प्रेशर कुकर की सीटी। अब प्रेशर कुकर में जो है वो सीटी क्यों बजती है? प्रेशर कुकर है, उसमें सीटी बजती क्यों है? उसके अंदर क्या हो रहा है कि सीटी बज रही है? तो जनरली प्रेशर कुकर में क्या होता है? अंदर पानी दिया जाता है, पूरा पानी नहीं भरते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं, तो उस गैप में क्या होता है? हवा, ये पानी जब गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है? भाप बन रहा है, भाप बन रहा है यानी गैस हो रहा है, गैस क्या होगा? गर्म गैस क्या होगा? एक्सपैंड करेगी, फैलेगी, और फैलने से क्या होगा? यहाँ पर जो प्रेशर कुकर की छोटी सी छेद है उसमें से बाहर आने की कोशिश करेगी और वो सीटी बजेगी। ठीक, दूसरा, समुद्र के तल में, अब देखा होगा समुद्र में दिन के समय में जो हवा है वो समुद्र से तल की तरफ, यानी जो तट है, समुद्र का तट है उसकी तरफ हवा चलती है, और रात के समय ठीक उल्टा होता है, यानी समुद्र के किनारे से समुद्र की तरफ। तो ये क्या कारण है? ये भी तुम लोग जानते होगे, ये तुम लोग शायद क्लास 7 में पढ़ा हो कि मान लो समुद्र का किनारा है, ये मान लेते हैं समुद्र का सैंड है, ये सैंड है और यहाँ सी है। ठीक, तो दिन के समय क्या हो रहा है? दिन के समय हमें मालूम है कि सैंड जो है, ये सैंड जो है दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है पानी की तुलना में, क्योंकि पानी का थर्मल कंडक्टिविटी जो है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो कम है सैंड की तुलना में। तो सैंड जो है वो अत्यधिक गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा? सैंड के ऊपर की जो हवा है, सैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी, और वो हवा गर्म होकर क्या होगी? ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करेगी, यानी फैल जाएगी ऊपर। तो हवा जब ऊपर चली जाएगी तो यहाँ क्या होगा? ब्लैंक्स, यहाँ खाली स्थान होगा, और खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो इस तरफ चलेगी, इस तरफ। ठीक, समुद्र के ऊपर की हवा सी से, यानी समुद्र से लैंड की तरफ। लेकिन रात में क्या होगा? रात में जो होगा, ये सैंड जो है समुद्र के पानी की तुलना में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी तब भी गर्म रहेगा, उसकी तुलना में सैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अगर ये ठंडा और ये गर्म है तो समुद्र के ऊपर की हवा गर्म रहेगी इसकी तुलना में, यानी तब यहाँ की हवा ऊपर जाएगी और यहाँ एक खाली स्थान होगा, और उस खाली स्थान को भरने के लिए तब हवा इस दिशा में चलेगी। क्लियर हुआ? तो ये है समुद्र के किनारे में हवा का आने जाने का तरीका, और यहाँ पे भी तुम्हें गैसों का प्रसार ही के कारण ही ये घटना घट रही है। तो ये सारे उदाहरण किताब में भी है, पढ़ो और समझो।